नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज अच्छे दिन आने वाले हैं और जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वडोदरा में कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कई सवालों ने जन्म ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति बदलाव के दौर में खुद को लेकर आकर खड़ी हो गई है इस जनादेश के जरिए? दूसरा बड़ा सवाल है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के भीतर बदलाव के संकेत आएंगे या फिर मंथन के जरिए वो खुद को संवारने सजाने की स्थिति में आ जाएगी। इन सवालों को हम दस्तक में टटोलेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते चले जाएंगे। हम उन मेहमानों से जुड़े उससे पहले नरेंद्र मोदी ने दरअसल अहमदाबाद में कुछ देर पहले संबोधन किया। पहले उन्होंने वडोदरा में कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने संबोधित किया अहमदाबाद में। और जिस भरोसे को जताने की कोशिश उस पूरे भाषण में उन्होंने बताई, दिखाई, संकेत बहुत साफ हैं कि आने वाले दिन में हम ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन जो हमारे पीछे लिखा हुआ है, ये आने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दिल में है और उस दिशा में वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। पहले उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। जब स्पष्ट जनादेश मिलता है तो भाइयों बहनों, जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, यह मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह वाकई एक ऐतिहासिक मौका भारतीय राजनीति के लिए तो जरूर है। सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य जी, क्या कांग्रेस के भीतर किसी तरह की कोई हलचल इस चुनाव परिणाम के बाद आपको लगता है ऐसी होगी जो कांग्रेस में बदलाव के प्रतीक के तौर पर सामने आएगी, या लगता है जी नहीं, कांग्रेस जिस रूप में चल रही थी बस वैसे ही चलेगी, वही ठीक है? पहले तो आपके जरिए मैं भाजपा और एनडीए के सभी नेतृत्व को और उनके कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं नतीजे के लिए। उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और जनादेश मिला है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और एक नागरिक के रूप में ये आशा करता हूं कि अगले 5 साल एक अच्छी सरकार वो चला पाए। आपका जो प्रश्न रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत ही एक विकट समस्या और स्थिति में आज कांग्रेस है। मैं नहीं ये समझता कि अगर हम इस पर विश्लेषण न करें तो वो उचित होगा। हलचल होनी ही चाहिए, मंथन होना ही चाहिए, एक्शन लिया ही जाना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत और सोच समझकर, ज़्यादा समय भी न व्यर्थ करते हुए, लेकिन अगले 1-2 महीने में पूरा विश्लेषण करके अगले 5 साल की स्ट्रैटेजी के आधार पर हमें चलना होगा। जहां एक तरफ मैं समझता हूं कि मोदी जी ने कहा है कि उनको 60 महीने देश की जनता दे ताकि वे दिखा पाएं कि इस देश के लिए क्या कर पाएं, मैं उसी तरह समझता हूं कि 60 महीने देश की जनता ने कांग्रेस को भी एक मौका दिया है कि अपने आप को रीइन्वेंट करके दोबारा देश की जनता और ग्रासरूट के साथ हम कनेक्ट हो पाएं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, लेकिन उस विश्वास को हम दोबारा जीत भी सकते हैं अगर मुस्तैदी से और एक अच्छी नीति के आधार पर क्रियान्वयन करके हम दोबारा जनता के समक्ष हम जा पाएं। राम माधव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राशिद अलवी साहब भी जुड़ चुके हैं, बाबा रामदेव भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे। राम माधव जी, क्या राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से ये वक्त गुजर रहा है? क्योंकि
कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़ी तादाद में हारे हैं। संयोग से ज्योतिरादित्य हमारे साथ हैं, वो चुनाव जीते हैं, कमलनाथ भी चुनाव जीते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स हारे हैं राम माधव जी। लेकिन उसके साथ एक दूसरा सवाल है, आर्थिक सुधार के बाद की परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बेस्ट सीईओ के तौर पर भी देखा जा रहा था। क्या आपको लगता है कि अब जो राजनीतिक परिवर्तन आने वाला है वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं देखेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी देखेगा? राम माधव जी। प्रसून जी, इस चुनाव का एक अनेक महत्व है, देयर आर मेनी सिग्निफिकेंसेस, बट अगर एक सिग्निफिकेंस को जो हम मानते हैं, अगर उसको मैं हाईलाइट करना चाहूं तो यह एक बहुत बड़ा भारत की राजनीति के पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इशारा करने वाला, या उसका एक उदाहरण के रूप में इस चुनाव का नतीजे को लेना चाहिए। आज से 30 साल पहले जिस राजनीतिक विचारधारा 2 सीटों से अपने राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, 30 साल बाद इस देश का सत्ताधारी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली दल के रूप में आज खड़ी हुई है। वह केवल एक राजनीतिक आंकड़े वाला प्रश्न नहीं है, एक प्रोग्रेसिव उनका जो ग्रोथ हुआ, 89, 91, 96 में सत्ता में आए, 98 से 2004 तक सत्ता में रहे और 2014 में एक स्थायी सरकार के रूप में वो खड़े हुए। और इस बार सत्ता में आने के लिए जो स्लोगन्स लिए थे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, वे स्लोगन्स अभी तक इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में जो राजनीतिक एक विचारधारा चल रही थी उसके वैकल्पिक स्लोगन्स थे, वैकल्पिक विचारधारा थी। एक भारत, सशक्त भारत, वन इंडिया, स्ट्रांग इंडिया, इस प्रकार का जो एक विचारधारा के धरातल पर एक अंतर लेकर, जो विचार लेकर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसको आज देश व्यापक स्वीकार किया। और बाकी सिग्निफिकेंसेस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी इस विचार, दिस आइडिया, द टाइम ऑफ विच हैज कम टुडे, इस आइडिया आज भारत व्याप्त है, इट इज पैन इंडियन है। और वही कांग्रेस का जो आइडिया रहा वो आज सिमट गया है। भले ही 5 साल बाद दृश्य बदलना है, इसके लिए कांग्रेस प्रयास करेगी, जैसे ज्योतिरादित्य जी ने कहा, राजनीति में वो चलता है। पर एक बात इसमें साफ है कि भारत का जो आइडिया भारतीय जनता पार्टी ने 1980 या 84 से शुरू की थी, वह आइडिया आज पान इंडिया हो गया है, इसको हम स्वीकार करना पड़ेगा। उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वैचारिक और सैद्धांतिक बदलाव इस चुनाव में हमारे ध्यान में आया है। नहीं, एक चीज राम माधव जी, आपने 2 बातें के जिक्र में हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की, वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक राजनीति की बात की। क्या ये माना जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ के भीतर से निकले हुए हैं, प्रचारक हैं, और जितना संघ को समझ पाया गया है आज तक, सावरकर कहते थे कि आप राजनीति में आ जाइए, हेडगेवार जी ने मना कर दिया था उस पीरियड में। हम जरा साहब आगे जाना चाह रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली राजनीति जो सिर्फ पूंजी पर टिकी थी, उससे इतर ये राजनीति देख पाएगी, लोगों के साथ सरोकार जोड़ पाएगी? सरोकार खत्म हुए थे, कहीं वो भाव आ पाएगा? अगर वो भाव आ पाएगा तो वो वैकल्पिक आइडियाज क्या हैं? उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, आर्थिक क्षेत्र में ही लीजिए, हम इस विचारधारा की राजनीति, आर्थिक नीति ये रहेगी कि जनता को, वोटर को याचक नहीं पर सशक्त नागरिक बनाने का प्रयास होगा, उस प्रकार की आर्थिक नीति होगी। और सामाजिक धरातल पर भी इस देश के समाज को एक रूप समाज के रूप में देखने की राजनीति होगी, जाति धर्म के आधार पर बांटने वाली नहीं होगी। किसी धर्म या जाति के साथ उनको ये ना लगे कि हमारी उपेक्षा हो रही है, किसी को ये भी ना लगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। दोनों प्रकार का नहीं हो, सबके साथ समान न्याय हो, इस प्रकार की सामाजिक नीति होगी। इस देश की सुरक्षा के प्रति एक दृढ़ता की नीति होगी। यह एक वैकल्पिक है। ये इस वैकल्पिक आइडिया को जरा सा हम और आगे बात है। राशिद अल्वी साहब, जिस स्थिति में ये देश था उसमें झटके में लगने लगा था कि लोग, नागरिक से ज्यादा महत्व उपभोक्ताओं का है, कंज्यूमर का है, और कंज्यूमर का तबका इस देश में रूल करने लगा और नागरिक धीरे धीरे पीछे हो गया। नरेंद्र मोदी के भाषण से एक नई तरह की महक आ रही है, वो बार बार जिक्र उस नागरिक का करना चाह रहे हैं जो हाशिए पर है। क्या भारतीय राजनीति आर्थिक सुधार के साथ
झटके में नागरिकों को कहीं दूर ले गई थी। और पहली बार यह महसूस किया गया, क्या कांग्रेस या मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी ने ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा कर दी थी? यह एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। राशिद साहब, वाजपेयी जी, आज ये ठीक दिन नहीं होगा कि मैं कांग्रेस की सरकार के बारे में आपके साथ चर्चा करूं या कांग्रेस का और नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार बनाने वाले हैं उसका कोई मुकाबला करूं। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बीजेपी को भी, आरएसएस के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं उनको भी, और नरेंद्र मोदी जी को भी। बहुत अच्छा भाषण था, अभी मैंने सुना, लेकिन ये बहुत अहमियत नहीं रखता है। देश के लोगों ने बिलाशुबा उनको एक ताकत दी है, देश उनके हाथों में सौंपा है, और उन्होंने जो भाषण दिए थे, जो कुछ कहा था, उस पर भरोसा किया है। जो बात नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर कही, देश के लोगों ने सुनी, उस पर यकीन किया और उनके हाथों में देश को सौंप दिया। वो क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन यहां मैं एक सवाल खड़ा करता हूं वाजपेयी जी। अभी आरएसएस के प्रवक्ता जी ने बहुत ही कमिटमेंट के साथ कहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, धर्म की बुनियाद पे फैसले नहीं होंगे, इकोनॉमी इस तरीके से होगी कि हर आदमी को खुशहाली मिले। सरकार आपकी है कि बीजेपी की है? आप इतने यकीन के साथ ये कैसे बोल रहे हैं कि आर्थिक नीति क्या होगी? इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी की ये सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, वो सरकार इस तरीके से चलाएंगे? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? और या फिर ये बात कहिए आप कि आप निर्देश देंगे और वो आपके निर्देशानुसार काम करेंगे। राम माधव जी, प्रकार का आर्गुमेंट का कोई मतलब होता है? जिस विचार को हमने समर्थन दिया था, उस विचार के अंदर क्या है उसका विश्लेषण मैं किया। किस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के सामने गई, जिस विचार का हमने भरपूर समर्थन किया, न केवल हमने बल्कि पूरा देश ने समर्थन दिया, उसका मैंने जिक्र किया। इस प्रकार की नीति होगी, ये बात मैंने ये कहा ऐसा नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका घोषणा पत्र में ने ये सब कहा था, उसी बात को मैंने दोहराया था। इसी के विश्वास पर हमने भी उस दल के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव रखा और देश की व्यापक जनता उन बातों पर विश्वास रख के उनको वोट दी है। अब ये टेक्निकल की आप कंट्रोल करते हैं भाई, अब तो मैं भी मजाक उड़ा सकता हूं रशीद अलवी साहब का कि इनकी बात अभी बोल के जा रहे हैं, कल माकन साहब आके रशीद अलवी साहब के बयान से मेरा संबंध नहीं करके बोल देंगे। ये कांग्रेस का ऑफिशियल बात बोल रहे हैं कि ये भी मैं पूछ सकता हूं। मजाक की बात नहीं है, गंभीर चर्चा हो रही है। मैं सोचा प्रसूत जी गंभीर चर्चा हो रही है, गंभीर चर्चा हो रही है, तो मैंने जो विषय कहा कि भाई नीतियां कैसी हो ये हमारी अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी अपनी नीतियां ऐसी होंगी, उस प्रकार नीतियां हो इस देश के हित में होंगे, नहीं होंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हम खड़े हुए थे पहले भी। नीतियां जब हमने जिस प्रकार सोचे उस प्रकार नहीं थे, उस समय हमने, हमारे संगठनों ने सड़कों पर आकर विरोध भी किया था, सबको याद होगा। सुशील मोदी जी, हमारे साथ सुशील मोदी भी जी जुड़ चुके हैं। सुशील मोदी जी, जो नीतीश कुमार के साथ आपका एक बड़ा लंबा वक्त रहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बिहार को समझ रहे थे, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शायद गुजरात वैसा राज्य नहीं है जैसा बिहार कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति का एक आर्थिक तौर पे वो हिस्सा है जो गुजरात में नहीं मिलेगा। बीपीएल परिवार उतने नहीं हैं, रोजगार के साधन उतने बिहार में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, बावजूद इसके एक वोट बैंक की जाति राजनीति भी साथ में चली। हमारा सवाल ये है, या देश अब आपसे जानना चाहता है कि वो कौन सी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी, या आने वाले वक्त में वो कौन सा ऐसा सिस्टम वर्क करेगा जो एक मैसेज कन्वे करेगा इस देश के भीतर कि वो कांग्रेस से हटकर था, न्यू इकोनॉमी न्यू स्टाइल में, विदाउट एनी ट्रैक 1 2 3, वो कौन सी परिस्थिति होने वाली है? सुशील मोदी जी। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों की जो सबसे बड़ी खासियत रही है वो है गवर्नेंस, अच्छा शासन देना। और कांग्रेस के लोग अच्छा शासन क्या तो जानते ही नहीं है। उन लोगों ने देश के जिन भी राज्यों में शासन चलाया है बहुत ही कैजुअल तरीके से, बिना विजन के, और सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान जैसा एक बीजेपी का कार्यकर्ता, और जिस बेहतर तरीके से आज
मध्य प्रदेश को चलाने में सफल हुए हैं, या रमन सिंह जैसा व्यक्ति, एक लो प्रोफाइल आदमी, और जिस बेहतर तरीके से उन्होंने एक शासन दिया है छत्तीसगढ़ के अंदर, या नरेंद्र मोदी, तो सिंसियरिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस। तो अगर हमारी सरकार की कोई पूछे कि पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो मैं कहूँगा गवर्नेंस। दूसरी प्राथमिकता क्या होगी? गवर्नेंस। तीसरी प्राथमिकता क्या होगी? गवर्नेंस। तो ये जो गुड गवर्नेंस है, यही हमारी सरकारों का यूएसपी रहा है। और जब हम बिहार में सरकार में शामिल थे नीतीश कुमार के साथ, तो यहाँ भी हम लोगों ने एक गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम था कि 2010 के चुनाव में हमको 3/4 और विधानसभा की सीटें मिली। आज शिवराज सिंह चौहान को अगर दोबारा जनादेश मिला है, रमन सिंह को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है, या देश में मिला है, तो इसी गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है, और देखिए इसका कोई एक मॉडल नहीं हो सकता है। और नरेंद्र भाई ने भी बार बार एक बात कही है कि गुजरात मॉडल पूरे देश पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। हर राज्य का मॉडल अलग अलग होगा, और हर राज्य की जो अच्छी बातें हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको दूसरे राज्यों को ग्रहण करना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस, सुशील मोदी जी, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो मनमोहन सरकार थी वो गुड गवर्नेंस में नहीं थी, और गुड गवर्नेंस बीजेपी देती रही है, यही इस जीत की सबसे बड़ी वजह है। देखिए वहां तो गवर्नेंस ही नहीं था, गुड गवर्नेंस तो बाद की बात है। 5 साल तक दिल्ली की सरकार नाम की कोई चीज है ये पता ही नहीं चलता था, न कोई निर्णय है, न कोई ट्रांसपेरेंसी है। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो इतने बड़े बड़े स्कैम कैसे नहीं? आपने इसका जिक्र किया, एक मिनट हमारे साथ जिक्र, देखिए मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य जो रहे ज्योतिरादित्य, वो भी मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य जी, एक बात तो निकल कर जो आ रही है, हमको लगता है आप जवाब देना भी चाह रहे हैं, गवर्नेंस का कोई मॉडल ना होना, करप्शन और महंगाई एक दूसरी परिस्थिति, और गवर्नेंस एक तीसरी स्थिति है। क्या गवर्नेंस फेलियर था ज्योतिरादित्य जी? इसके पहले मैं 1-2 कमेंट्स जरूर करना चाहूँगा। आज एक दिन है, मैं समझता हूँ कि जब चुनाव संपन्न हो चुका है, और जैसे सुशील मोदी जी के नेता ने स्वयं कहा कि चुनाव के बाद अब आगे का रास्ता तय करना होगा और सबको साथ में लेके चलना होगा। लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो मैंने दिखाने की कोशिश की आपके शो के शुरुआत में, मैं नहीं समझता कि रेसिप्रोसिटी के आधार पर सुशील मोदी जी का ये सोच और विचारधारा है, क्योंकि उन्होंने कटाक्ष करने में कोई मौका छोड़ा नहीं। सदैव सिखाया जाता है एक खिलाड़ी को कि हार हो या जीत हो, ह्यूमिलिटी और ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। अब जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, तो मैं इनसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले, जो इनके पूर्व वक्ता राम माधव साहब ने कहा कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक सीमा सदैव व्यक्ति को रखनी चाहिए। लेकिन जब दोबारा सुशील मोदी जी ने कहा, तो मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि सरकार ऐसे ये कार्य करे, वैसे कार्य करे। तो ये थोड़ा सा सिद्ध हो रहा है कि पीछे, इस सरकार के पीछे रिमोट कंट्रोल किसका होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सिद्ध जरूर है कि जो सोच विचारधारा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का है, वो सोच विचारधारा सुशील मोदी जी का जरूर नहीं है कि सबको साथ में लेके चलो। और जब इन्होंने संदर्भ और उदाहरण दिए गुड गवर्नेंस के मॉडल्स में, जहां इन्होंने गुजरात की मॉडल की बात की, जहां इन्होंने रमन सिंह की सरकार की मॉडल की बात की, जहां इन्होंने शिवराज सिंह जी की मॉडल की सरकार की बात की, और उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और ईमानदारी की सरकार। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन्होंने येडुरप्पा मॉडल के बारे में क्यों नहीं बात की? क्यों कर्नाटक को भूल गए? क्यों येडुरप्पा की सरकार को ये भूल गए जो इनके करतूत रहे? और जहां तक मध्य प्रदेश की बात भी कर रहे हैं, सम्मानजनक, विनम्र पूर्वक 13 मंत्रियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू केस चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार में। रोज लोगों के ऊपर रेड हो रहा है और करोड़ों का माल निकल रहा है। तो जो ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ये फिलोसफिकल बात अलग है। हम इस पे आ जाते हैं जिसका बात का आपने जिक्र किया। देखिए दर्शक आप चारों को आज सुनना चाहता है इस लिहाज से कि क्या वाकई चूंकि इतना बड़ा बहुमत मिला है, उस बहुमत में काम करते वक्त जनता को यह एहसास होगा जरूर
क्योंकि जो सपने जगे हैं वो सपने पूरे करने का वाकई वो मॉडल क्या होगा, क्योंकि बीते लगातार 10-20 बरस से लोगों के भीतर एक तरह का गुस्सा इस राजनीति को लेकर अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होते ही जाहिर है संघ के स्वयंसेवक, फिर प्रचारक, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री पद की दिशा में बढ़ चुके कदम। राम माधव जी, हम इस बहस में एक चीज हमको लगता है एक उलझन है। आरएसएस सामाजिक तौर पर सोचता है और सांस्कृतिक तौर पर काम करता है। बीजेपी राजनीतिक व्यवस्था को देख समझ रही है, लेकिन पहली बार एक घालमेल लोगों के सामने ये साफ नहीं हो पा रहा है कि अगर राजनीति बदल रही है तो बदलने की सोच जो आरएसएस के जहन में है वो बीजेपी के जहन में नहीं थी। तो क्या इस बार आरएसएस की सोच के लिहाज से ये राजनीति में बदलाव लाने की बात हो रही है? प्रसून जी, मैं आपके प्रश्न लेने से पहले एक दो छोटी चीजें मुझे कहनी है जी। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही है, ग्रेस की, कटाक्ष की, वगैरह वगैरह। फिर उसी मुंह से ये बात भी हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल है। हम पॉलिसीज की चर्चा करने के लिए बैठे थे। जिन पॉलिसीज का जिक्र मैंने किया था, ये पॉलिसीज हमको भाजपा में अच्छा लगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कल ट्रेनिंग दी गई, अजय माकन जी सारे प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग लिए। अब ये फुट इन द माउथ सिंड्रोम क्या है, मैं ये रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं, संजय बौर का किताब हमने भी पढ़ा है, सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री की क्या दुस्थिति थी, कौन चपरासी का अपॉइंटमेंट भी कौन करता था, ये सब जानते हैं। कटाक्ष दूसरे कर रहे हैं, आप कह रहे हो आप दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हो। रिमोट कंट्रोल पॉलिसीज की चर्चा करना कटाक्ष होता है, ये डिसग्रेसफुल होता है। ग्रेस क्या है मैं बताता हूं प्रसून जी। आज इतना बड़ा जीत नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, वो किसी भी दल के हो, उनको फोन करके नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तारीफ किए, श्रीलंका के राष्ट्रपति तारीफ किए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री किए और इजराइल के प्रधानमंत्री किए। लालू प्रसाद जी से हम कोई सिविलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर कांग्रेस के अध्यक्षा, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सिंगल सेंटेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का नाम तक नहीं लिए, बोले कि आने वाले नई सरकार को हम बधाई देते। ये डिसेंसी है, ये डेकोरम है, आप हमको सिखा रहे हो। और रही बात पॉलिसीज में, आरएसएस का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इस देश की राजनीति अच्छा हो, ये कहने का अधिकार क्या सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? राजनीतिक व्यवस्थाओं की नीतियों के चलते समाज प्रभावित नहीं होता है? हम कह रहे हैं कि इस देश के गरीब को सशक्त बनाने की नीति चाहिए, जिसका जिक्र भाजपा या मोदी जी ने किया था। अच्छा है, गरीब को याचक मत बनाओ, हमने कहा है। देश की सुरक्षा अच्छा हो, हमने कहा है। हमने कहा कि देश की सामाजिक एकता बरकरार रहे। हम जाति के नाम पर, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर समाज के विभाजन ना करें, ये राजनीति हो। इसमें रिमोट कंट्रोल कहा है, इसमें हस्तक्षेप कहा है। ये जो है ना, असली मुद्दे का आंसर आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए एक्सट्रेनियस इश्यूज को उठा के फिर ग्रेस की बात कहो। नहीं, राम माधव जी हम जवाब ले रहे हैं, राशिद साहब से जवाब ले रहे हैं। एक मिनट राम माधव जी, एक चीज लेकिन साफ होनी चाहिए ना कि दरअसल आरएसएस को जिस रूप में समाज में देखा जाता है या पॉलिटिक्स इस नजरिए से रखती है सामने, उसमें आरएसएस की पॉलिटिकल सोच के इंप्लीमेंटेशन का मतलब यह हो रहा है कि आरएसएस जो सोचती है उसे नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए ये मेरे ख्याल से ये बात आ रही है। हम इसलिए कह रहे हैं वो लकीर कोई महीन है या तरीका एक ही है? ऐसा मैंने कहा क्या? मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स है, उनकी घोषणा के इसमें, उसके अंदर जो विषय है उसमें हमको कई चीजों की बात अच्छी लगी है। और मैंने ये भी कहा अंत में कि भाई अगर कभी आगे जाकर सरकार की किन्हीं नीतियों पर हमारा विरोध होता तो हम, जैसा कांग्रेस पार्टी शायद विरोध करेगी या कम्युनिस्ट विरोध करेंगे, ऐसे उन नीतियों के पॉलिसी स्पेसिफिक हमारा व्यू हम रखेंगे। हमने पहले भी किया था, अटल जी की सरकार के समय भी हमने पॉलिसीज को लेकर हमारा भिन्न मत रखा था। हमारे संगठन सड़कों पर आंदोलन भी किए थे। राशिद साहब, आप जवाब दे उसमें हमने एक राशिद साहब, एक चीज और हमको लग रहा है कि एक चीज और समझनी चाहिए। नागपुर में वोट देने के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत और सेकंड इन कमांड जो भैया जोशी है, वो पहली बार निकले ही नहीं कैमरे के सामने और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे स्वयंसेवक इस बार पूरे देश में निकले हैं और चाहते हैं कि घरों से लोग निकल कर आए वोट देने के लिए ज़्यादा बड़ी तादाद में। ये भी एक तरह की पॉलिटिकल सक्रियता है। अब आप बताइए कि आप
उस कौन से भय को देख रहे हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था? देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा कि जो जुमला आपने कहा वो जुमला इस तरीके से था कि देश की मेजॉरिटी 100% वोट दे। इस जुमले का क्या मतलब है, मुझसे बेहतर वाजपेयी जी आप इसे देश को समझा सकते। यहाँ पे मैंने तो बहुत अदब के साथ एक बात पूछी थी, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें क्यों मेरी बात नागवार गुजरी। मेरा तो कहना सिर्फ इतना था, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे ही ऐसे होगा। ये बीजेपी बोले तो अच्छा लगता है, या तो आप ये कहिए कि आप निर्देश देंगे। और यहां पे एक बड़ा सवाल है वाजपेयी जी, आरएसएस की जो भी विचारधारा है उससे मेरा टकराव हो सकता है, लेकिन आपकी एक विचारधारा है, उसे छुपाने की क्या जरूरत है? आप कहिए कि ये हमारी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी हमारा पॉलिटिकल विंग है और वो हमारी विचारधारा को इंप्लीमेंट करेगा। ये कहने में हर्ज क्या है? जब आपकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप कोशिश करते हैं, ये कहने में क्यों हर्ज है? उस विचारधारा को छुपा के क्यों रखना चाहते हैं? और मुझे याद है आरएसएस के प्रवक्ता ने ही एक हफ्ता पहले कहा था कि हमने बीजेपी को निर्देश दे दिया है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए और ऐलान कर दिया जाए। एक हफ्ते के बाद उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड ने स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। तो मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता था, अगर ऐसा नहीं है हम इस पे तो आ आप रहे कह हैं, सकते हैं कि जो आप ऐसा सवाल नहीं कर रहे है। हैं, हम इस पे आ रहे हैं। हम दर्शकों को एक जानकारी दे दें, आप जानकारी, एक मिनट राम माधव जी, एक जानकारी भी दे दें। इस बीच में जानकारी मिली है वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर होने वाली है। जो जानकारी आ रही है वो किसी समय भी शुरू हो सकती है और हम तुरंत वाशिंगटन चलेंगे। हम दिखा सकते हैं इस वक्त आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, वहां पर जिस ब्रीफिंग ये जो शुरू होने वाली है, ये भारत में जो परिवर्तन राजनीतिक तौर पर हुआ है उसकी तैयारी है। और ये नरेंद्र मोदी को लेकर खास तौर से वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एडिटोरियल भी लिखा है, उसमें भी जिक्र किया है कि भारत में कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किस रूप में हुआ है। ब्रीफिंग का हम इंतजार कर रहे हैं। हम इस जरा सा चर्चा में चूंकि हमारे साथ बाबा रामदेव भी जुड़ चुके हैं। रामदेव जी, ये बात बार बार निकल कर आई, आप नॉन पॉलिटिकल, हम एक मिनट आ रहे हैं जी, एक मिनट राम जी बोले, राम जी बताएं, राम माधव जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये जो सरासर झूठ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रहे हैं, इसका मुझे पहले खंडन तो करने दीजिए भाई। कोई भी आरएसएस प्रवक्ता, मैं हो या कोई भी हो, कभी ये नहीं कहा गया कि हमने पार्टी को निर्देश दे दिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। ये सरासर झूठ है। उल्टा मैं कहता हूं, ये प्रवक्ता ने बोला था कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के पीछे कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस ने बाद में कहा कि नहीं, हमारा नहीं है, रशीद अलवी साहब का राय हो सकता है। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने हमेशा कहा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का निर्णय पार्टी का निर्णय था। विचार विमर्श परामर्श 10 लोगों से हो सकती है, संघ से भी हो सकती है, निर्णय पार्टी का था। इसलिए इतना इस प्रकार खुलेआम झूठ भी ना बोल दे टीवी के चैनल पर। हम भी सुनते हैं, हम भी समझते हैं विश्व नहीं। लेकिन एक बात बताइए रामदेव जी, नहीं रामदेव राम माधव जी एक चीज बताइए, क्योंकि प्रचारक के तौर पर एक लंबा वक्त नरेंद्र मोदी जी ने गुजारा है और एक पूरी ट्रेनिंग होती है जो सामाजिक शुद्धिकरण का जिक्र होता है। क्या जब उसका पॉलिटिकलाइजेशन होता है, राजनीतिकरण होता है, तो उसमें वह सोच की मौजूदगी जो रहती है, क्या वो बिल्कुल हट जाती है? आप ऐसा भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग हो जाती है किसी राजनीतिक स्वयंसेवक की सोच? भाई, राजनीतिक पार्टी के अंदर उनकी राजनीतिक पॉलिसी, नीतियां बनती है। उन नीतियों के अंदर जरूर वो संघ के एक देशभक्ति का पाठ सीखकर निकले हैं। आज आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी उसी बैकग्राउंड से निकले हैं, अडवाणी जी उसी से निकले, आज के बीजेपी के कई नेता उस बैकग्राउंड से निकले हैं। पर राजनीतिक क्षेत्र में जाने के बाद देश की राजनीति को समझकर उन्होंने देश के हित में अनेक नीतियों की बात की है। उन नीतियों का जिक्र मैं कर रहा था जिन नीतियों को पार्टी ने देश के सामने रखा, मोदी जी ने देश के सामने रखा, उनको हमने सहर्ष स्वीकार किया। उसमें पहली बात तो हमारा निर्देश देने की बात कहां है? कांग्रेस पार्टी के लोगों को भाजपा का घोषणा पत्र भी पढ़ना चाहिए। अपना भी नहीं पढ़ते होंगे तो ये क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे तो मैंने जो नीतियों की बात की थी वो नीतियों की जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में था, जिसको लेकर हमारा उसका समर्थन है और देश का व्यापक समर्थन उनको मिला। इसको ग्रेस कहते हैं कि इसको स्वीकार करो, इसको ग्रेस कहते हैं। हम जरा जवाब ले राशिद साहब के साथ। ग्रेस आप दूसरों को सिखा रहे हो।
नहीं, हम जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन चूंकि बाबा रामदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामदेव जी, एक चीज आपने लगातार इसके बाद से कही है, चुनाव खत्म होने के बाद से, कि अब आपकी वो मुहिम रुक गई जिस मुहिम को लेकर आप देश भर में घूम रहे थे। उसका भी एक राजनीतिकरण हुआ था और आप का ब्लैक मनी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे कि उसको लाना चाहिए देश में। क्या ये माना जाए कि इस दौर में, झटके में, बीजेपी उन तमाम सामाजिक संगठनों से प्रभावित होकर अब एक ऐसी पॉलिसी की दिशा में बढ़ने जा रही है जो कि राजनीति में संगठन नहीं है, उसमें एक आप भी हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात है, ये आप बताइए। देखो प्रसून भाई, 3 बातें मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं और उसमें अपनी बात को भी समाहित करना चाहता हूं। मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। दूसरी बात, मोदी जी बड़े और कड़े निर्णय लेने से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं और अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं। तीसरी बात, मोदी जी में स्पष्टता है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के। मेरी पहले 2 भूमिकाएं थी। जब मैंने देश संकट में देखा, मैं भारत को श्री अरविंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह मां मानता हूं। जब मां को मैंने संकट में देखा और जिसके जिस्म पर फफोले देखे, उसको महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव से तरफते देखा, तो मैंने अपना राष्ट्र धर्म और योग धर्म साथ साथ निभाया। अब मैं मानता हूं कि उन मुद्दों को पूरा करने के लिए मोदी जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कहता है कि जो वो ठान लेते वो करते हैं। उन्होंने इन सब मुद्दों पर सहमति जताई। इसलिए जैसे अतीत में अध्यात्म सत्ता और राज सत्ता मिलकर आती, तो मेरा काम होगा इस देश का चरित्र निर्माण करना, योग, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार और इन क्षेत्रों में अनुसंधान का काम करके इस देश को बढ़ाना। एक दिव्य भव्य भारत मोदी जी बनाना चाहते हैं, आध्यात्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी। दिव्य भारत वो हम बनाएं, भव्य भारत वो बनाने के लिए कोशिश करें, आर्थिक विकास वो करें, आध्यात्मिक विकास हम करें, साथ मिलकर के देश बनाए। मैं तो राशिद अल्वी जी से भी कहूंगा कि अब वैर विरोध छोड़ करके हम एक दूसरे के विरुद्ध होकर के नहीं, शुद्ध भाव से हम देश को आगे बनाने के लिए मुद्दों में कांग्रेस भी साथ दे, मोदी का क्या दिक्कत है? हाँ, बहुमत इतना बड़ा है कि अब वो खुद भी कर सकते हैं। राशिद साहब, ये जो बाबा रामदेव कह रहे हैं उसमें एक चीज जोड़ते हुए आपसे पूछना चाह रहे हैं। 5 कैबिनेट मिनिस्टर गए थे जो रामलीला मैदान में हुआ था, उससे पहले बाबा रामदेव को साथ लाने के लिए, बनाने के लिए, और बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स कांग्रेस के गए थे। तो क्या ये ना माना जाए कि राजनीतिक तौर पर सामाजिक संगठनों का उपयोग हर सत्ता करना चाहती है, क्योंकि उससे एक उसका दायरा बड़ा होता है, और इसमें भी क्या आपको खतरा अब भी लग रहा है? देखिए, मैं कहूँगा जब सरकार होती है तो सिर्फ संगठन ही क्यों, हर आदमी को शामिल करके और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही वजह थी कि 5 मंत्री गए, चाहे वो अन्ना जी का मामला हो और चाहे इनका बाबा रामदेव जी का मामला हो। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल है वाजपेयी जी, और मैं पूछना चाहता हूँ, वो बात बीच में रह जाती है। क्या ये सवाल तकलीफ पहुंचाता है ये पूछना कि आरएसएस के निर्देश पे बीजेपी चलती है? क्या मैंने कोई लफ्ज ऐसा कहा जो नागवारे खातिर हुआ आपको? आप कहते क्यों नहीं कि नहीं, आरएसएस निर्देश नहीं देता? मैं तो आरएसएस में कभी रहा नहीं हूं, एक मालूमात करना चाहता हूं और सारे देश के लोगों को इस बात का पता चलेगा। आप कहिए कि आरएसएस का कोई ताल्लुक नहीं है या जो भी सच्चाई है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। और पहले ही मैंने कहा, मैं कोई कांग्रेस की बात, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। सत्ता आपके हाथों में है, देश आपके हाथों में है, देश को किस दिशा में ले जाना है ये फैसला आपका होगा। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बीजेपी के फैसले बीजेपी करेगा या आरएसएस उनको निर्देश देगा। इससे ज्यादा हमारी जानने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी नेक ख्वाहिशात नई सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो 5 साल तक देश की अक़लियतें आपके साथ नहीं रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के होंगे, सिर्फ बीजेपी के नहीं होंगे। वो हिंदू और मुसलमान सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आखिरी जवाब दे दीजिए राम माधव जी, जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस जी आप। अरे भाई प्रसून जी,
आप भी इन बातों पे विश्वास कर रहे हो? इनको मालूम, 100 बार हम बोल चुके हैं, भाजपा अपनी पार्टी की व्यवहार अपनी पद्धति से स्वतंत्र चलाएगा। आज पहले मुझे नया कहने की जरूरत है, हम कई बार कह चुके रहे। ये बात नहीं है कि प्रवक्ता है, इतना तो उनको मालूम होगा हम क्या कह रहे हैं, कई बार सुने भी होंगे। पर आज का बहस को डाइवर्ट करना है, आज का बहस नीतियों पर नहीं करना था, आज का बहस में आरएसएस को खींचना था, रिमोट कंट्रोल की बात उठाना था। हमने कई बार कहा कि भाजपा अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण हो, बाकी आगे की गतिविधियों का प्रश्न हो, सरकार के एजेंडा का प्रश्न हो, सरकार बाकी सब बातें भाजपा स्वयं निर्णय करेगी। परामर्श करने का अधिकार सबको है जी, किसी से भी परामर्श कर सकते हैं, आरएसएस से करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने आज खुलकर कहा, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, पूरे विपक्षी सभी प्रकार के लोगों के साथ लेकर मैं चलूंगा और सबसे विचार विमर्श करते होंगे, उसमें क्या गलती है। पर निर्णय करने की और उसको अमल करने की पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता बीजेपी की होगी, संघ का कोई दखलंदाज नहीं रहेगा। ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, कई बार कहा था। पर हर बार मुद्दा को डाइवर्ट करना है, हर बार आरएसएस को लेके आना है, क्योंकि आज मोदी जी ने जो चैलेंज छोड़ा था उसको सामना करने के लिए और कुछ बचा हमको नहीं देखिए चर्चा रोकनी पड़ रही है, क्योंकि वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग अब शुरू होने वाली है। हम इसके लिए रामदेव जी आपसे भी थोड़ा माफी मांगेंगे, बड़ा कम। लेकिन चूंकि अमेरिका में इस वक्त प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है और भारतीय पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर होने वाली है, नरेंद्र मोदी का जिक्र उसमें आने वाला है, क्योंकि लगातार जो हम अखबार देख रहे हैं उसमें एडिटोरियल्स अब वहां पर लिखे जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप बने रहे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।